वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग को, क्योंकि ये हमारा क्या है, हमने डिसाइड किया था कि मंडे को हम इवनिंग में जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग को डिस्कस करेंगे। मॉर्निंग में जो वीडियो आई थी वो प्लांट प्रोटेक्शन से रिलेटेड थी, तो हमने एंटोमोलॉजी को डिस्कस किया था और पैथोलॉजी भी मतलब हम मंडे के दिन डिस्कस करेंगे। ऐसा हमारा टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पैथोलॉजी था, तो उसका भी वीडियो जो है वो आपको मतलब जल्दी ही मिल जाएगा। पैथोलॉजी का भी जो टॉपिक है, क्योंकि दोनों को कंबाइन प्लांट प्रोटेक्शन के अंतर्गत रखा गया है, तो मुझे सेपरेट दोनों के हिसाब से सिलेबस अपना खुद भी एक प्रिपेयर करना पड़ेगा कि आपका दोनों टॉपिक जो है पैथोलॉजी का भी और आपका जो टॉपिक है एंटोमोलॉजी का वो कवर हो जाए। तो वो आपके साथ मैं शेयर कर दूँगी, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं। हमने सेल स्ट्रक्चर, सेल के जो भी स्ट्रक्चर के फंक्शन थे और सेल साइकिल को डिस्कस कर लिया था पहले ही। वो वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन में दे दूँगी, वहाँ से आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो अब हम स्टार्ट करेंगे जो भी जेनेटिक मटेरियल है उनके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड उसके सिंथेसिस प्रोसेस को। तो बेसिकली जो जेनेटिक मटेरियल होता है प्लांट में वो होता है डीएनए, ठीक है। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड जो होता है ये होता है जिससे कि जो भी जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या होते हैं, मदर प्लांट से या पेरेंट से प्रोजनी में ट्रांसफ़र होते हैं। सो हम यही चीज़ जो है आज पूरे इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे कि जेनेटिक मटेरियल क्या है प्लांट का और उसका सिंथेसिस, उसका फंक्शन और स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं। सो न्यूक्लिक एसिड जो है इसके बारे में पहले स्टडी कर लेते हैं। द न्यूक्लिक एसिड्स आर द वाइटल, क्या है ये एक बायोपॉलीमर्स हैं। दे फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। एज यू नो प्लांट इज ऑल्सो अ लिविंग ऑर्गेनिज्म वेयर दे फंक्शन टू इनकोड, ट्रांसफर एंड एक्सप्रेस द जीन्स। एंड द न्यूक्लिक एसिड्स आर टू टाइप्स, नेमली deoxyribonucleic acid which is known as the DNA and ribonucleic acid which is known as the RNA। सो जो न्यूक्लिक एसिड्स है ये क्या होते हैं, ये वाइटल बायोपॉलीमर्स होते हैं और पॉलीमर्स होते हैं और साथ ही साथ ये क्या करते हैं, ऐसे फंक्शन करते हैं लाइक इनकोडिंग और ट्रांसफ़र या फिर कुछ जो जीन है उनको एक्सप्रेस करना। इसलिए जब हम क्रॉसिंग प्रोसेस करते हैं ये सारी या फिर हम जब जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज़ करते हैं तो क्योंकि ये इनका काम है जीन का एक्सप्रेशन करना, इसलिए जेनेटिक मटेरियल बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है। द न्यूक्लिक एसिड्स आर टू टाइप्स। तो जो भी आपके न्यूक्लिक एसिड हैं वो दो तरह के होते हैं, जिसको एक को हम डीएनए के रूप में जानते हैं, अनदर वन इज़ नोन एज आरएनए। ओके, मैं हिंदी और इंग्लिश में बोल रही हूँ, मैं ट्राई कर रही हूँ कि इंग्लिश वालों को भी समझ आए पूरा वीडियो, क्योंकि ये लिखा तो इंग्लिश में ही है, उनको समझ तो आना ही है, पर हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट देखते हैं तो उनको भी मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको समझ ना आए चीज़ें, इसलिए एक बार हिंदी में भी बोल रही हूँ, ठीक है। नाउ वी सी द हिस्ट्री जो है फ्रेडरिक मिस्चर जो है दैट इज़ 1868, ठीक है। मे बी प्रोनाउंसिएशन थोड़ा बहुत जो भी मेरे से मिस्टेक होगा उसके लिए आई एम रियली सॉरी। सो डिस्कवर एन एसिडिक सब्सटेंस फ्रॉम द पस सेल एंड नेम इट एज अ न्यूक्लिन। तो जो पस सेल रहता है, पस सेल से फ्रेडरिक मिस्चर ने 1868 में क्या किया था, इन्होंने एक ऐसा एसिडिक सब्सटेंस निकाला था जिनको इन्होंने नाम दिया था न्यूक्लिन। तो ये न्यूक्लिक एसिड क्या था, मतलब ये जो न्यूक्लिन आया ये एक एसिडिक सब्सटेंस था, ठीक है, एसिड था ये, ठीक, अम्ल जो बोलते हैं ना हिंदी में वो। नाउ आल्टमैन 1889 दे कोनाइन द टर्म न्यूक्लिक एसिड। तो बाद में फिर आल्टमैन ने टर्म दिया है 1889 में। तो जब आप अपने आंसर में ये सारी चीज़ें हिस्ट्री लिखते हैं तो आपको ये भी लिखना है कि किसने डिस्कवरी की। मे बी बहुत टाइम ऐसा होता है कि डिस्कवरी कोई और करता है, टर्म किसी और के द्वारा दिया जाता है। तो ये आपको समझ आ गया होगा आई थिंक। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए न्यूक्लियोसाइड क्या होता है और एक होता है न्यूक्लियोटाइड और होता है न्यूक्लिक एसिड। तीन चीज़ें हैं, कन्फ्यूज़न नहीं करना आप लोग, इस तरह से आप इसको बना लेंगे तो इजी हो जाएगा। न्यूक्लियोसाइड होता है शुगर और बेस। शुगर और बेस का जो कॉम्बिनेशन रहता है दैट मीन्स शुगर प्लस बेस, इट इज़ नोन एज अ न्यूक्लियोसाइड। बट व्हेन शुगर एंड बेस के साथ जब शुगर के साथ फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है विच इज़ नोन एज अ न्यूक्लियोटाइड। तो देयर आर लिटिल बिट डिफरेंस दैट जो आपका न्यूक्लियोसाइड में क्या रहता है, फॉस्फेट नहीं ऐड है शुगर में, बट यहाँ
वहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स में फॉस्फेट में क्या फॉस्फेट ग्रुप जो रहता है वो शुगर के साथ अटैच होता है। नाउ न्यूक्लिक एसिड्स में क्या है, यू कैन सी एज फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर, ठीक, ये सारी चीज़ें शुगर के साथ बेस भी अटैच है। तो इस तरह का जब एक सीरीज है तो ये आपका न्यूक्लिक एसिड बन जाता है। So we can now we see the nitrogen base. Here you see the purine and pyrimidines. Okay, so what is the purine and what is the pyrimidines? Purine क्या होता है, प्यूरिन में आप एक सिंपल ट्रिक से याद कर लीजिए। प्यूरिन जो होता है क्या होता है, ये होता है Ag, इसमें Ag आएगा, और पिरामिडिन में आपका आएगा TC या CT बोल सकते हैं आप लोग। तो ये दो चीज़ आएंगी, और एक कुछ एक्सेप्शन है वो भी हम आगे पढ़ेंगे, जो कि यूरेसिल एक एक्सेप्शन टाइप की चीज़ जो पिरामिडिन में होती है। तो प्यूरिन में ये जो एडेनिन एंड ग्वानिन है ये नाइट्रोजिनस बेस होते हैं। क्या होते हैं, ये नाइट्रोजिनस बेस होते हैं। पिरामिडिन में साइटोसिन एंड थियामिन एंड क्या होता है, यूरेसिल जो होता है ये नाइट्रोजन बेस होते हैं। तो यहाँ पर आप याद रख लेना, प्यूरिन में क्या होता है, A एंड G नाइट्रोजनस बेस होते हैं, एंड पिरामिडिन में साइटोसिन एंड थायमिन एंड यूरेसिल होता है, ठीक है। और यहाँ से आप ऐसे याद रख सकते हैं कि पिरामिडिन मतलब पिरामिड आप देखें कितना बड़ा होता है, तो पिरामिड जो होता है इतना बड़ा होता है, पर वो है क्या, एक टीसी, ठीक है, एक क्या है, टीसी है। बट टिकट कलेक्टर, पिरामिड इतना बड़ा बड़ा है क्या, एक टिकट कलेक्टर, ऐसा याद रख लेना। और प्यूरिन जो है, प्यूरिन जो है ये नाम में इतना कुछ बड़ा नहीं लग रहा है, पर वो क्या है एक Ag है, मतलब कुछ बहुत बड़ा ऑफिसर, ऐसा आप याद करके रख सकते हैं। मैं एक अपना जैसे मैंने याद किया मैं आपको वो शेयर कर रही हूँ यहाँ पर। नाउ वी सी, जो प्यूरिन होता है डाइसाइक्लिक मॉलिक्यूल होता है, बट पिरामिडिन इज अ मोनोसाइक्लिक मॉलिक्यूल। प्यूरिन में 4n एटम्स एट 1, 3, 5, 9 पोजीशन, 2n आइटम्स जो रहते हैं पिरामिड्स में 1 and 3 पोजीशन में रहते हैं। प्यूरिन जो रहते हैं दे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 1C ऑफ द पेंटोज शुगर एंड N9 ऑफ प्यूरिन। पिरामिडिन में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द 1C ऑफ द पेंटोज शुगर एंड N1 ऑफ द पिरामिडिन, जो कि डायग्रामेटिकली देखेंगे तो क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। हियर यू कैन सी पिरामिडिन, साइटोसिन, यूरेसिल। यूरेसिल जो रहता है ये क्या होता है, ये डीएनए में नहीं पाया जाता। यूरेसिल नाइट्रोजन बेस, मैंने जो बोला एक्सेप्शन, आरएनए में पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं थियामिन जो है ये फाउंड इन अ डीएनए। तो क्या होता है आप यहाँ पर देख सकते हैं साइटोसिन एंड थियामिन है ना, ये पिरामिडिन है। यूरेसिल इज ऑल्सो नाइट्रोजनस बेस और ये पिरामिडिन में आता है। बट डीएनए में क्या पाया जाता है, 4 नाइट्रोजन बेस डीएनए में रहते हैं, जो कि होता है Ag एंड Ct। बट इन केस ऑफ RNA व्हाट हैपन, जो आपका T रहता है इट इज़ रिप्लेस बाय द यूरेसिल। तो वहाँ पर T की जगह नाइट्रोजनस बेस जो रहता है वो रहता है यूरेसिल। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। तो इसलिए यहाँ पर फाउंड इन RNA एंड फाउंड इन DNA बोला गया है। नाउ आप यहाँ पर प्यूरिन, एडेनिन, ग्वानिन के भी स्ट्रक्चर देख सकते हैं। अब हम पेंटोज शुगर देख लेते हैं और फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है। पेंटोज शुगर क्या होता है, द फॉर्म ग्लाइकोसिडिक बाउंड, ठीक है, RNA राइबोज शुगर, DNA डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का निर्माण करते हैं। फॉस्फोरिक एसिड जो रहता है दे अटैच टू 5 कार्बन, C यानी कार्बन ऑफ द पेंटोज शुगर बाय द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि ये किससे अटैच है, ये जो 5 कार्बन पोजीशन है पेंटोज शुगर, तो किससे अटैच होता है, ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से अटैच होता है। नाउ ऐसे आप डायग्रामेटिकली भी चीज़ें शो कर सकते हैं, ठीक है। Now we see some minor bases. There are several minor and unusual bases are often found in DNA and RNA. This include 5-methyl cytosine and N4-acetyl cytosine, N6-methyl adenine, 9,6-dimethyl adenine and dihydrouracil and N7-methyl गुआनिन। तो ये जो है माइनर बेसिस है जो इतने यूज़फुल नहीं होते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है इनका, दे अनयूजुअल बेसिस इन न्यूक्लिक एसिड्स हेल्प इन द रिकॉग्निशन ऑफ द सम स्पेसिफिक एंजाइम। तो इनका यही बस रोल है कि ये जो कुछ मतलब स्पेसिफिक एंजाइम्स रहते हैं उनको रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करते हैं।
नाउ वी सी द डीएनए लोकेशन जो है डीएनए की यूकैरियोट्स में इट इज़ प्रेजेंट इन अ बोथ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो ये साइटोप्लाज्म में भी होते हैं एंड न्यूक्लियस में होते हैं। साइटोप्लाज्म में किस तरह होते हैं, अगर आप प्रीवियस वीडियो अगर आपने अच्छी तरीके से मेरी देखी होगी तो मैंने वहाँ पर बताया था कि 2 ऐसे सेल ऑर्गन्स हैं जिनके पास खुद का क्या होता है, डीएनए होता है। अब आप वो वीडियो जाकर देखिए और आप बताइएगा, और अगर आप नहीं बता पाएंगे तो भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि आप लोग आंसर रिप्लाई नहीं करते अगर मैं कोई क्वेश्चन करती हूँ। आई थिंक आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, पर मेरा काम है आप लोग को बताना। तो ये जो चीज़ है, ये जो है माइटोकॉन्ड्रियल क्लोरोप्लास्ट, उनका खुद का क्या होता है, डीएनए होता है, इसलिए यहाँ पर साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है, ऐसा बोला गया है, ठीक है। इन प्रोकैरियोट्स इट इज़ फाउंड इन अ साइटोप्लाज्म, बट इन केस ऑफ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच इज़ नोन एज द प्रोकैरियोट्स, उनमें वो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। नाउ स्ट्रक्चर, डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, हाउ एवर इन सम वायरस इट इज़ अ सिंगल स्टैंडर्ड। डबल स्टैंड रहता है डीएनए का मोस्टली, पर वायरस में सिंगल स्टैंड भी रहता है। शेप जो रहता है यूकैरियोट्स में डीएनए जो रहते हैं दे आर लीनियर शेप, प्रोकैरियोट्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए सर्कुलर रहते हैं। इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया लोकेशन के टाइम में कि मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, बट लंबा नहीं होता, वो सर्कुलर होता है, ठीक है। रेप्लिकेशन जो है सेमी कंजर्वेटिव मैनर में होता है। टाइप क्या क्या है, ए बी सी डी एंड जेड फॉर्म ऑफ डीएनए, ट्रॉपिक एंड जेनेटिक। फंक्शन इसका है स्टोर भी करना एंड ट्रांसफॉर्म द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एंड इन्वॉल्व इन mRNA सिंथेसिस, दैट इज द मैसेंजर RNA सिंथेसिस। Now we see the structure of DNA. This structure is given by the Watson and Crick that proposed double helix structure in 1953, term DNA किसको क्या बोला, जेचेरिस बोला, ठीक है। तो ये जेचेरिस जो है ये जो टर्म दिया गया है किसके द्वारा, वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा, जिनको इसके ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है, ठीक। तो ये आपको स्ट्रक्चर याद रखना है, किसने दिया ये भी अच्छे से याद रखना पड़ेगा, किस ईयर में दिया ये भी अच्छे से याद रखना पड़ेगा आपको। नाउ वी सी द फीचर्स ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। एज यू सी द 3 एंड यहाँ पर देखिए 3, 5 एंड 5, 3, ठीक दिख रहा है आपको कुछ, 3-5 ऊपर 3 है, नीचे फिर वो जब आया है तो 5 एंड अगेन 5 to 3। दिस इज़ द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। दिख रहा है आपको कि 2 इसके हेलिक्स है। ईच स्ट्रैंड जो है इज मेड ऑफ द चेन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड, जो कि आगे हमने स्टडी किया था कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। तो ईच स्ट्रैंड जो है आपका किससे बना हुआ है, एक चेन है न्यूक्लियोटाइड्स की। नाउ 2 स्ट्रैंड रन एंटी पैरेलल टू ईच अदर, एंटी पैरेलल है। प्यूरिन हमेशा क्या रहता है, पिरामिडिन के साथ बेस मतलब क्या करता है, पेयरिंग करता है, लाइक दैट। जो प्यूरिन आपके क्या क्या थे, ए और जी, ठीक है। तो ये जो करें ये किसके साथ पेयर करेंगे, आपके पिरामिडिन के साथ। इट मीन्स ए जो रहेगा आपका किसके साथ करेगा, टी के साथ करेगा, और आपका जो ग्वानिन है वो सी के साथ करेगा, इस तरह से। तो द डायमीटर ऑफ द हेलिक्स, ये आपको लिखना ज़रूरी है, 20 एंगस्ट्रॉन्ग होता है डायमीटर जो रहता है। एंड पिच ऑफ द हेलिक्स इज़ 34 एंगस्ट्रॉन्ग, एंड जो बेस रहते हैं 10 बेस पेयर इन ईच टर्न, मतलब हर टर्न में 10 बेस पेयर रहता है। एडजेसेंट बेसेस आर सेपरेटेड बाय द 3.4 एंगस्ट्रॉन्ग। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी। सो द 2 चेन आर हेल्ड टुगेदर बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये जो 2 चेन आप देख रहे हैं ये हाइड्रोजन बाउंड से क्या रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। सो जो आपका नाइट्रोजन बेस है ए टी, तो इनके बीच जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन बाउंड होता है, इसलिए आपस में पेयरिंग करते हैं, ए हाइड्रोजन बाउंड टी एंड सी हाइड्रोजन बाउंड जी। तो इस तरह एक प्यूरिन पेयर कर रहा है क्या, किसके साथ, पिरामिडिन के साथ। तो इसलिए यहाँ पर स्टार्टिंग में ही मेंशन कर दिया है, प्यूरिन ऑलवेज पेयर विद द पिरामिडिन। आप देख सकते हैं रेड कलर इज एडेनिन, टी कलर इज थियामिन एंड या थाइमिन, और जी कलर इज़ ग्वानिन एंड आपका ग्रीन कलर इज़ साइटोसिन। ये बेस पेयर है। सो चारगाफ का रूल देख लेते हैं हम। चारगाफ ने क्या बोला, प्यूरिन जो रहता है ये हाइड्रोजन बाउंड के साथ पिरामिडिन से जुड़ा रहता है। तो जो ए है हाइड्रोजन बाउंड के साथ जुड़ा है टी से, एंड जी है वो सी से जुड़ा है। इसी तरह जब ए प्लस जी होता है, यानी 2 प्यूरिन जो हैं और क्या होते हैं, दे डिवाइडेड बाय 2 क्या आपके पिरामिडिन, दैट इज द सी प्लस टी इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो सी जी रूल जो है, द ओवरऑल जी प्लस सी कंटेन्स स्पेसिफिक
ठीक है, सॉरी स्पेसिफिक इट टेंड टू बी हायर इन एक्सॉन देन द इंट्रॉन। तो ये एक्सॉन में हायर होते हैं एज कम्पेयर टू द इंट्रॉन, और ये स्पेसिफिक होते हैं। Now which come first, RNA or DNA? So most of the scientists believe that RNA evolved before the DNA because RNA has a simple structure and it is needed in order for the DNA to do function. Also RNA is found in a prokaryotes, इसीलिए कुछ साइंटिस्ट ने माना कि RNA का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है और वो प्रोकैरियोट्स में भी पाया जाता है, इसलिए RNA क्या है, पहले आया है। RNA on its own can act as a catalyst फॉर सर्टेन केमिकल रिएक्शन। तो एक ये कैटेलाइज का वर्क भी करते हैं डिफरेंट जो भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, रासायनिक जो भी क्रिया होती है उसमें। नाउ वाई DNA इवॉल्व इफ़ RNA एग्जिस्टेड? तो अगर RNA था तो हमने DNA को क्यों इवॉल्व किया? हैविंग अ डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल हेल्प प्रोटेक्ट द जेनेटिक कोड फ्रॉम द डैमेज, ठीक है। इफ़ वन स्ट्रैंड इज ब्रोकन द अदर स्ट्रैंड कैन सर्व एज अ टेम्पलेट फॉर द रिपेयर। सो अगर दो स्ट्रैंड है आपके पास तो वो ऑब्वियस सी बात है आपका जो जेनेटिक कोड है उनका क्या कर रहे हैं, उनकी एक सुरक्षा या उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मान लीजिए अगर एक स्ट्रैंड आपका डैमेज हो जा रहा है किसी भी रीज़न से, तो जो सेकेंड आपका जो भी स्ट्रैंड है वो एज अ टेम्पलेट वर्क करेगा एंड वो उनका रेप्लिकेशन हो जाएगा और फिर वो मटेरियल जो है आपका जेनेटिक कोड जो है वो एज इट इज़ सेफ रहेगा। सो नाउ अभी हमने DNA को देखा, उसके फंक्शन एंड स्ट्रक्चर, लोकेशन, सारी चीज़ें डिस्कस हो गई। नाउ वी सी द RNA, a nucleic acid that carry the genetic messages from the DNA to ribose। तो ये DNA से मैसेज लेते हैं एंड राइबोसोम जो है उनको देते हैं, ठीक है। एंड इट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस इज रिफर्ड एज अ RNA। इट कंटेन राइबो शुगर, नाइट्रोजन बेस AG, यहाँ पर T की जगह क्या है, U है और C तो है, फॉस्फोरिक एसिड। तो सारी चीज़ें सेम है, यूरेसिल बस एक्सेप्शन है RNA और DNA के केस में। तो यहाँ पर पता चल गया कि ये मैसेज लेके जा रहे हैं, जेनेटिक मैसेज DNA से लिया, राइबोसोम में इन्होंने दिया, और प्रोटीन का सिंथेसिस के टाइम भी ये इनका रोल रहता है। तो हेट्रोजीनियस RNA, HNRNA भी बोलते हैं, द प्रिकर्सर RNA सिंथेसाइज्ड फ्रॉम DNA थ्रू द ट्रांसक्रिप्शन, they contain both exon and introns, ठीक है। now we see the messenger RNA that is known as the mRNA. it constitute about 5% of the total RNA in the cell. it means सेल में जो भी टोटल RNA है उसका 5% जो होता है mRNA होता है। इसका रोल होता है they carry the information for the protein synthesis। तो इसी के पास क्या होता है, इन्फॉर्मेशन होते हैं for the synthesis of the proteins। mRNA is formed आफ्टर द प्रोसेसिंग ऑफ द HNRNA। तो जब HNRNA का प्रोसेसिंग हो जाता है देन mRNA फॉर्म होता है। प्रोसेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ द कैपिंग 7-methyl गुआनोसाइन इज एडेड इन द 5 टर्मिनल एंड, ठीक है। जब आपका जो 5' टर्मिनल एंड जैसा कि हमने DNA में भी देखा था, वहाँ पर क्या होता है 7-methyl गुआनोसिन ऐड होता है, तो फिर क्या होता है, ये प्रोसेस कहलाती है कैपिंग। तो एक प्रोसेस कौन कौन सा होता है जिससे mRNA बनता है, कैपिंग होगा आपका, आफ्टर देन टेलिंग एंड देन स्प्लाइसिंग, एंड क्या होगा फिर बेस का मॉडिफिकेशन। तो ये प्रोसेस होता है mRNA का फॉर्मेशन होने के टाइम। ट्रांसफ़र RNA दैट इज़ नोन एज द tRNA। सॉल्यूबल RNA होता है, अडॉप्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं। स्मॉलेस्ट ऑफ द 3 मेजर RNA, mRNA, rRNA एंड tRNA। M इज़ द मैसेंजर, R इज़ द राइबोस एंड T इज़ द ट्रांसफ़र RNA। तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट होता है tRNA, सबसे स्मॉलेस्ट है। 3 बेसिकली जो मेजर RNA है ये सॉल्यूबल RNA होता है। इसका रोल होता है अमीनो एसिड्स का ट्रांसफ़र करना साइटोप्लाज्म टू प्रोटीन, ठीक है, साइटोप्लाज्म से प्रोटीन के लिए प्रोटीन सिंथेसिस जो मशीनरी है वहाँ पर ये ट्रांसफ़र करता है एमिनो एसिड्स जो रहते हैं, क्योंकि आपको पता है प्रोटीन किससे बनता है, एमिनो एसिड से। द फर्स्ट न्यूक्लिक एसिड टू बी कम्प्लीटली सीक्वेंस्ड वॉज द
the tRNA alanine by the Hawley and co-workers। ठीक है, तो ये ऐसा फर्स्ट न्यूक्लिक एसिड है जो कम्प्लीटली क्या हो चुका है, सीक्वेंस्ड हो चुका है। तो किसके द्वारा हुआ है, हॉली एंड उनके जो co-workers थे उनके द्वारा। तो इसको भी आप मतलब एक्स्ट्रा पॉइंट के रूप में लिख सकते हैं। नाउ द rRNA विच इज़ नोन एज द राइबोसोमल RNA। rRNA जो होता है दिस इज सिंथेसाइज्ड इन अ न्यूक्लियोलस। तो ये न्यूक्लियोलस में सिंथेसाइज होता है। रोल इसका है प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अ बिल्डिंग ऑफ mRNA टू राइबोज एंड इट्स ट्रांसलेशन। बाइंडिंग ऑफ mRNA। तो इसका मेन रोल होता है mRNA का क्या, बाइंडिंग के लिए टू राइबोसोम एंड ट्रांसलेशन जो भी प्रोसेस होती है उसमें। Now we see the function of mRNA. First is the storage function. The many virus have RNA as a genetic material. It may be ssRNA और dsRNA। अब इसका मतलब ये है कि बहुत सारे वायरस में उनके पास DNA नहीं होता। They contain RNA as a genetic material for transfer of their information generation after generation. So it may be, ये जो होते हैं डबल स्टैंडर्ड भी हो सकते हैं, ऐसा इट मीन्स द सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकते हैं। स्ट्रक्चरल RNA जो होता है, जो भी आपका राइबोसोमल RNA है, ये एक मेजर कंपोनेंट होता है राइबोसोम का। सो rRNA इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम। नाउ ट्रांसफर फंक्शन जो है mRNA द इनकोड फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस इन्वॉल्व इन द ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। नाउ द कैटालाइटिक फंक्शन RNA इन राइबोसोम्स हैव द peptidal transferase activity which is responsible for the formation of the peptide bond between the amino acids and ribozymes have the catalytic activity। तो ये बहुत सारे केमिकल रिएक्शन में एज अ कैटेलाइज्ड यूज़ होता है। तो ये क्या करता है, जो भी आपके एमिनो एसिड्स रहते हैं उनके बीच पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। नाउ रेगुलेटरी फंक्शन इज दैट जो भी आपका siRNA है एंड miRNA है, दे आर इन्वॉल्व इन अ प्लांट डिफेंस मैकेनिज्म। प्लांट के जो डिफेंस मैकेनिज्म है जिससे वो इंसेक्ट एंड पैथोजन से अपने आप को डिफेंस करते हैं, या कोई भी स्ट्रेस कंडीशन है, ड्रॉट कंडीशन है, तो उनसे अपने आप को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। इस कंडीशन में ये जो हैं बहुत हेल्प करते हैं प्लांट डिफेंस मैकेनिज्म में। नाउ वी सी द डिफरेंस बिटवीन द DNA एंड RNA। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसमें से कुछ समझाने की चीज़ें नहीं हैं क्योंकि हमने जो स्टार्टिंग में पढ़ा वही चीज़ है। वह यहाँ पर लोकेशन है जो DNA का, जो कि हमने देख चुका है। RNA जो होता है वो क्रोमोसोम एंड राइबोसोम में पाया जाता है। रेप्लिकेशन DNA सेल्फ रेप्लिकेट हो जाता है, खुद ही वो अपने आप को रेप्लिकेट कर लेता है। बट जो RNA रहता है बहुत ही रेयर कंडीशन में सेल्फ रेप्लिकेट होता है। जो टाइप है DNA A, B एंड Z फॉर्म में रहता है। RNA के हमने mRNA, tRNA और RNA के बारे में डिस्कस किया। यहाँ पर स्टैंड यूजुअली 2 और रेयरली 1 रहते हैं, बहुत कम वो 1 रहेंगे। बट इन केस ऑफ RNA जस्ट अपोजिट। ओके, बेस जो है आपको हमने बता ही दिया पहले, बस एक्सेप्शन है यूरेसिल। नाउ बेस पेयरिंग A जो है दैट इज बाउंड, हाइड्रोजन बाउंड से जुड़ा रहेगा T से, एंड G इट इज़ हाइड्रोजन पेयरिंग करेगा हाइड्रोजन बाउंड के द्वारा C से। यहाँ पर A और U में होगा पेयरिंग, एंड G एंड C में होगा। डीऑक्सीराइबोज होता है DNA में, एज नाम से ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए। एंड जो आपका RNA में राइबोज होता है। साइज इसका अप टू 4.3 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। एंड आपका RNA जो होता है यहाँ पर क्या होता है, देयर इज अप टू 12,000 न्यूक्लियोटाइड्स। फंक्शन इज जेनेटिक रोल एंड मोस्टली जो ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन जनरेशन आफ्टर जनरेशन इन द पेरेंट टू द प्रोजनी। बट इन RNA प्रोटीन सिंथेसिस मतलब मेनली फंक्शन जो है प्रोटीन सिंथेसिस है, जेनेटिक इन सम वायरस, क्योंकि किसी वायरस में जिसे हमने स्टडी की वहाँ पर DNA नहीं होता एज अ जेनेटिक मटेरियल के रूप में। तो दिस इज द डिफरेंट स्ट्रक्चर, RNA सिंगल स्टैंड एंड DNA इज द डबल स्टैंडर्ड। सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, रेप्लिकेशन, ठीक है, स्टोरेज इंफॉर्मेशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ द ट्रेट्स, control the expression of the trait, change in the controlled way, undergo mutation because must be stable. So these are the some characteristic of the genetic material.
इज द जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन और डीएनए। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग का जो टॉपिक था उसमें फंक्शन, सिंथेसिस और स्ट्रक्चर के बारे में है आपके जेनेटिक मटेरियल का। तो कंटिन्यू रखेंगे ये टॉपिक, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी आपको जानने चाहिए, एग्जाम में आप लिख सकते हैं जब अपना नोट्स बनाएंगे तो भी। तो फिर हम टॉपिक कंटिन्यू रखेंगे जब भी आप जेनेटिक्स का मतलब रहेगा डे उस दिन। और बहुत जल्दी मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं आपको पहले 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दूँ, फिर 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दूँ। तो उसके लिए मतलब वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, बट आप लोग प्लीज़ पूरा वीडियो देखना। देन आप वीडियो देखेंगे, मैं आपको नोट शेयर कर दूँगी जो भी मैं हैंड रिटन क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूँगी। बट क्वेश्चन पेपर में एडिशन थोड़ा आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मतलब एज इट इज़ मैं आंसर तो एकदम नहीं लिख पाऊँगी ना। मतलब मेरे पास जितना नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको आंसर देती हूँ, एक आउटलाइन देती हूँ और सारी चीज़ें रेफरेंस सोर्स से ही देती हूँ। मतलब इसलिए थोड़ा टाइम लगता है आंसर प्रिपेयर करने में। और मतलब सारी चीज़ें मैं ये नहीं बोल रही कि एकदम मैं करेक्ट आपको दूंगी कि 10 मार्क्स का है तो वर्ड लिमिट और ये सारी चीज़ें, तो मे बी मेरे से थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है। तो मैं वो भी सारी चीज़ें ध्यान में रख के आपके वर्ड लिमिट को भी ध्यान में रखते हुए आंसर प्रिपेयर करने का ट्राई करूँगी। सो वीडियो आप लोग पूरा देखा कीजिए तो मुझे भी हेल्प होगी, ठीक, क्योंकि मैं अगर आपके लिए हार्ड वर्क कर रही हूँ तो आपको भी उसके बदले में हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मेरे लिए नहीं, अपने लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए। सो फिर आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, ठीक है। और मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैंने जो भी यूपीएससी ऑप्शनल के लिए जो ये वीडियोज़ स्टार्ट की हैं तो उससे आप लोगों को कुछ हेल्प मिल पाया है। सो प्लीज़ वीडियो पूरा देखिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए, और वीडियो अच्छा नहीं लगता तो डिसलाइक कीजिए, ठीक, जो भी है, पर कुछ तो आप लोग लाइक डिसलाइक कीजिए। एंड कमेंट भी आप लोग किया कीजिए, कमेंट तो कर सकते हैं, फ्री है पूरा तरीके से, कहीं भी पैसे नहीं लग रहे, कोई कॉस्ट नहीं है इसका। एंड वीडियो को शेयर किया